आज सम्राट अशोक की 2325वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में आप सभी को सम्राट अशोक की जयंती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में और भी ज्यादा जानकारी। मित्रों, प्रसिद्ध इतिहासकार एच जी वेल्स कहते हैं कि दुनिया में खुद को राजा और महाराजा समझने वाले हजारों हुए हैं, पर सही मायने में जिसका नाम इतिहास के पन्नों में चमकता रहेगा और जो सम्राटों का सम्राट कहने के लिए योग्य है, वो एकमात्र सम्राट अशोक है। हिमालय से हिंदकुश पहाड़ों तक, पश्चिमी अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक, और दक्षिण में पौंडीचेरी से लेके कांजीवरम और पूर्व के मिदनापुर तक, तथा पश्चिम के गुजरात से होते हुए सिंध तक फैला हुआ था सम्राट अशोक का साम्राज्य। ईसा पूर्व 269 में से लेकर जिनका राज्याभिषेक हुआ था, उस वक्त से लेकर ईसा पूर्व 232 तक, यानी कि पूरे 37 साल सम्राट अशोक ने राज्य किया था। उन्होंने इन पूरे 37 सालों में अपने राज्य को अजेय बनाया था। और सम्राट अशोक की प्रशासकीय, उनकी राजनीतिक गुणों की तारीफ मेगास्थेनिस, एरिन तथा ग्रीक के जितने भी लेखक थे उन्होंने, और साथ में यूएन सांग ने भी किया था। अशोक एक अतिशय महत्वाकांक्षी राजकुमार था और मगध की गद्दी पर बैठना उसका सपना था। इसीलिए राजनीतिक तथा प्रशासकीय और शस्त्र शास्त्रों का उसने बहुत दिलचस्पी से और साथ में बड़ी अध्ययन करके रखा हुआ था। लेकिन भाइयों के बीच में झगड़ा न होने के कारण, या उनके पिता को लगता था कि भाइयों जो है उनके बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए सम्राट अशोक को, जो कि उस वक्त राजकुमार थे, उन्होंने उन्हें विदिशा भेज दिया और अवंती का जो प्रदेश था उसका मुख्य बना दिया। जब उनके पिता बिंदुसार बीमार थे तो सम्राट अशोक मगध की ओर चल पड़े। मगर इन भाइयों को डर था कि शायद वो मगध की राजगद्दी पर अपना धावा बोल दें, और इसीलिए उस वक्त जब तक्षशिला में कुछ राजनीतिक समस्या पैदा हुई तो अशोक को वहीं पर भेज दिया गया। अशोक तक्षशिला गए और वहां पे जितना जो भी राजनीतिक संघर्ष हुआ था उसको मिटा दिया। तब उन्हें पता चला कि उनको राजगद्दी से दूर रखने की ये सारी बातें चल रही है। लेकिन वो काफी एम्बिशियस थे, डिटरमिन्ड थे, और इसीलिए उन्होंने इन दोनों मौकों का बहुत अच्छी ढंग से फायदा उठा लिया। उन्होंने अवंती के साथ साथ तक्षशिला, ये जो प्रदेश है, यहीं पर अपनी राजनीतिक सामर्थ्य दिखाकर अपना खुद को स्थापित कर दिया। जब उनके पिता का निधन हुआ तो राजकुमार अशोक मगध की ओर आ गए और फिर उन्होंने राजगद्दी पर अपना दावा ठोक दिया। मगर उनका राज्याभिषेक होने के लिए उनको 4 साल रुकना पड़ा। इन 4 सालों में राजा अशोक ने अपनी पूरी राज्य का दौरा किया, और इस दौरे में उन्होंने लोगों की समस्या के बारे में बहुत करीबी से जाना। साथ में ये भी सोचते रहे कि लोगों की समस्या दूर करने के लिए क्या किया जाए। एक इतना बड़ा साम्राज्य को संभालने के लिए और कौन सी राजनैतिक तथा प्रशासकीय काम करना चाहिए। और इसी के साथ में उन्होंने, जैसे ही उनका राज्याभिषेक हुआ, तो उन्होंने अपने कुछ गिने चुने विश्वासु जो उनके अधिकारी थे, इनको नियुक्त किया। सम्राट अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य के 4 विभाग बनाए थे। इन विभागों के ऊपर उन्होंने पंत प्रधान, या जो अधिकारी है,
जिनको आज हम पंतप्रधान कह सकते हैं, कि वो उनको नियुक्त किया। और साथ में इन प्रधानमंत्री के नीचे रज्जुक, यानी आज की भाषा में जिनको कमिश्नर कहा जाता है, वो नियुक्त किए गए। इन रज्जुकों को मदद करने के लिए जो प्रांताधिकारी थे, वो आज के कलेक्टर के हिसाब के थे। और ये पूरे राज्य में उन्होंने जहां जहां पर स्त्रियों की जो समस्या थी, उसको सुलझाने के लिए स्त्री अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में राज्य की सुरक्षा एवं दायित्व के लिए इन्होंने कलिंग पर धावा बोल दिया। ये उनकी एक राजनीतिक कवायद थी। और इस युद्ध में लाखों की क्षति देखकर वो काफी दुखी हो गए। जब वो अवंती प्रदेश के प्रधान थे, उनकी जो पत्नी थी, तो ये बौद्ध विचारधारा की समर्थक थी। वो खुद बौद्ध उपासक थी। उसी वक्त सम्राट अशोक, जो कि राजकुमार थे, उनको बौद्ध विचारों से वो प्रेरित हो गए थे। और जब कलिंग के युद्ध की जो क्षति देखी उन्होंने, तो उनके मन में भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में काफी करुणा पैदा हो गई। इतनी हानि देख के काफी दुखी हो गए और उन्होंने बौद्ध धम्म का स्वीकार कर लिया और यह ऐलान किया कि इसके आगे वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध में किसी को मारेंगे नहीं है। और जैसे कि उन्होंने अपने अभिलेख में लिखा था, जो कलिंगा के अभिलेख कहा जाता है, तो उसमें लिखा था कि इसके आगे मैं सिर्फ प्रेम और भाईचारा का युद्ध करूंगा, जिसे लोगों को मैं कल्याण की बात करते रहूंगा। सम्राट अशोक ने, उनके जो गुरु थे, दो बौद्ध आचार्य उनके गुरु थे। एक थे बौद्ध आचार्य उपगुप्त और दूसरे थे बौद्ध आचार्य मोगलीपुत्र तिस्स। आचार्य उपगुप्त के साथ सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के पदचिन्हों से पावन हुए हुए अनेक स्थल, या यूं कहिए कि सभी स्थल को उन्होंने भेंट दी। वो सारे स्थलों को ढूंढ निकाला जहां जहां पर भगवान बुद्ध के आयुष्य में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। जैसे कि भगवान बुद्ध का जन्मस्थल जो लुम्बिनी में है, उनका जो जो हम कहते हैं कि वहां पर जो जहां पर वो कपिल वस्तु में रहते थे, वो एक स्थल। फिर जहां पर भगवान बुद्ध का संबोधि प्राप्त हुई, जो बुद्ध गया में आज के तारीख में है, जहां पर उन्होंने पहली देशना दी थी, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो सारनाथ का स्थल है। और फिर भगवान बुद्ध ने जहां पर उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके देह के ऊपर जहां पर अंतिम अग्नि संस्कार किए गए थे, वो आज के जगह जो कुशीनारा है, वहां के स्थल। इन सारे स्थलों को सम्राट अशोक ने ढूंढ निकाला और उन्होंने वहां पर उनके आदर पूर्वक उन स्थलों को निर्माण पक्का किया। यहाँ पर उन्होंने कई जगह पर उन्होंने स्तंभ खड़े किए, कहीं पर उन्होंने स्तूप बनवाए, और बोध गया में जैसे उन्होंने महाबोधि महाविहार की स्थापना की। साथ में जिस जगह पर भगवान बुद्ध ने बैठकर संबोधि प्राप्त की, वहां पर उन्होंने वज्रासन भी स्थापित कर दिया, जो आगे चलकर अलेक्जेंडर कनिंघम को उत्खनन करने के बाद मिल गया था। जब वो अपने इस धम्म यात्रा से लौटने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध आचार्य मोगलीपुत्र तिस्स के साथ मिलकर इन्होंने तीसरी धम्म संगीति पाटलिपुत्र यानी पटना में इन्होंने आयोजित की थी। और जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे बौद्ध भिक्खु उस वक्त विनय का पालन नहीं कर रहे थे, ऐसे करीबन 60,000 बौद्ध भिक्खु को इन्होंने संघ से निष्कासित किया और संघ पर पुनश्च विनय का पालन, साथ में उपोषण का पालन शुरू हुआ था। सम्राट अशोक को लोगों के प्रति काफी प्रेम
सद्भावना और श्रद्धा पैदा हुई थी और इसीलिए लोक कल्याण हेतु उन्होंने बहुत सारी निर्णय लिए थे एक सम्राट के तौर पर। और इन निर्णय को लोगों तक पहुंचाने के लिए सम्राट अशोक ने एक सबसे बड़ी पहल की, सबसे बड़ी जिसको कह सकते हैं हम लोग, एक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज। इन्होंने अपने सारे आदेश को पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण किया, जिसको आज के तारीख में अभिलेख कहा जाता है। भारत के इतिहास में सबसे पहली लिखावट लिखने का काम सम्राट अशोक ने किया था। ये सारी अभिलेख सम्राट अशोक ने अपने पूरे राज्य के सीमाओं पर लगाए थे। जहां पर पत्थर हैं, कहीं पर इन्होंने स्तंभ खड़े किए और स्तंभ के ऊपर वो सारे के सारे अभिलेख उसके ऊपर लिखे थे, जो उनके आदेश थे, जो उनके नीति के ऊपर की शिक्षा थी, लोगों को समझने के लिए वो उसके ऊपर उत्कीर्ण किए थे। कहीं पर उन्होंने पत्थर की शिलाओं के ऊपर ये सारे अभिलेख लिखे थे। ये सारे अभिलेख पाली प्राकृत भाषा में और धम्म लिपि में लिखे थे। धम्म लिपि जिसको आगे चलकर 19वीं शताब्दी में लोगों ने ब्राह्मी लिपि कहा था। लेकिन जैसे कि सम्राट अशोक अपने सारे अभिलेखों की शुरुआत करते हैं, ईयम धम्म लिपि देवानम पियेन पियदसीन रइयो लिखा पिता। इसका मतलब इस धम्म लिपि में मैं देवों का प्रिय, देवों का मतलब था, जो पाली प्राकृत भाषा है उसमें देवों का मतलब होता है जो विद्वान है, जो पंडित है, जो उच्च स्तर के लोग हैं, जिनकी बुद्धिमत्ता है, उनको देव कहा जाता था। तो इन सारे लोगों का प्रिय और साथ में जनप्रिय राजा जो है, ये आदेश लिखते हैं। इसका मतलब ये है। तो इसीलिए सम्राट अशोक ने दुनिया भारत की सबसे पहली लिपि लिखी, जिसका नाम है धम्म लिपि। इसी धम्म लिपि से चलकर आगे चलकर भारत के राज्यों की जितनी भी लिपियां हैं, वो सारी लिपियां तैयार हो गई है। सम्राट अशोक ने श्रमण के हेतु भारत का सबसे पहली गुफाएं बनवाकर, जो पत्थर में गुफाएं बनवाकर उसको दान दी थी। भारत में सबसे पहली गुफाएं बिहार राज्य के आज के तारीख में जहानाबाद जिले के अंदर बाराबर पत्थर, ये जो पहाड़ है, उन पहाड़ों में ये गुफाएं उत्कीर्ण की गई थी। इन गुफाओं की निर्मित सम्राट अशोक ने जब की थी, तो उन्होंने ये केवल गुफाएं नहीं बनवाई थी, तो इसकी अंदर की जो वॉल है वो पूरी पॉलिश की गई थी। ये जो पत्थर के ऊपर की जो पॉलिश है, यह मौर्य साम्राज्य की खासियत है, जो सम्राट अशोक ने आगे बढ़ा दी थी। और इसी से आगे चलकर बिहार राज्य में शुरू हो गई थी ये गुफाओं का निर्माण। आगे चलकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वहां से निकलते हुए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह पे फैल गया था। आज समूचे भारत में करीबन 1200 गुफाएं हैं, जिनकी शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी। इन 1200 गुफाओं में से करीबन 1000 गुफाएं सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित हैं। सम्राट अशोक ने मनुष्य के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल और फार्मेसी खुलवाए थे। उस समय अपने आप में ये बहुत ही बढ़िया कदम था। व्यापार के और यात्रा के हेतु अशोक ने अपने राज्य में बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई थी। साथ में लोगों को इन सड़कों पे चलने के लिए तकलीफ ना हो, इसीलिए दोनों तरफ बड़े बड़े वृक्ष लगाए थे। हर जगह पर अतिथिशालाएं खुदी थी और पीने के पानी की व्यवस्था भी कर दी गई थी। उस समय जैसे लोग जो थे, एक तो अपने बैलों के साथ चलते थे या कोई जानवर के साथ चलता था, और व्यापार करने के लिए बहुत सारी गाड़ियां होती थी। तो इसीलिए उन्होंने व्यापारशालाएं भी बनवा के रखी थी, ताकि व्यापारी वहां पर रुके, अपने सामान वगैरह की सारी जो चीज है उनको सुरक्षा प्रदान हो। इसलिए उन्होंने खास सुरक्षा रक्षक की नियुक्ति की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज सम्राट अशोक ने की थी कि इन जानवरों के लिए, जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने अस्पताल भी खुदवाए थे,
और इनके दवाओं के लिए उस वक्त उन्होंने कई जगह से, बहुत सारी जगह से औषधि पेड़ लगवाए थे, ताकि कभी भी कोई भी औषधि की कमी महसूस न हो जाए। जब इन्होंने सड़कें बनवाई थी, तो सड़कों के साथ साथ व्यापार के लिए सम्राट अशोक ने बंदरगाह भी बनवाए थे। मुंबई स्थित आज के तारीख में जो सोपारा बंदर है, उस समय उसका नाम था सुपर का बंदरगाह। ये बंदरगाह से सम्राट अशोक के राज्य के बहुत सारा माल जो है, व्यापार उद्यम चलता था, जो परदेश चल जाता था, और परदेश से बहुत सारा माल इन्हीं बंदरगाहों से भारत में आ जाता था। मित्रों, मौर्य साम्राज्य ने सबसे पहले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अपने राज्यों के व्यापार के लिए इन्होंने एक सड़क बनवाई थी, जिसको उन्होंने उत्तरापथ कहा था। इस छोटी सी सड़क को सम्राट अशोक ने काफी बड़ा बनवा दिया था, और इस सड़क को पेशावर से लेके काबुल से होते हुए, भारत से बीच में से जाते हुए, ये आज के तारीख में बांग्लादेश तक पहुंच जाता था, जो आगे चलकर म्यांमार तक पहुंच गया। इसी सड़क को 17वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इसको और भी बड़ा बना दिया, और आगे चलकर ब्रिटिश राज में इसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता। आज भी ये ग्रैंड ट्रंक रोड पे व्यापार चलता है। लोग इस ग्रैंड ट्रंक रोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सही मायने में शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी। व्यापार की वृद्धि होने के लिए और बहुत सारा व्यापार बनने के लिए, क्योंकि व्यापार करेंगे तो उसका आय प्राप्त होगा, और साथ में राज्य को जो चलाने के लिए जो टैक्सेशन है, वो टैक्सेशन मिल सकता था। इसीलिए सम्राट अशोक ने व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा प्रणाली इस्तेमाल की थी। उनके माल के लिए सुरक्षा की हमी दी थी, ताकि व्यापारी निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर सके। मित्रों, उस समय, सम्राट अशोक के समय में भारत का जीडीपी रेट था 33%। आज भारत का जीडीपी रेट है 7.5%। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश जिसको माना जाता है और जिसको सबसे बड़ी आर्थिक ताकत समझा जाता है, उस अमेरिका का आज का जीडीपी रेट है 24%। तो इसे हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक के समय में भारत की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत रही होगी, जब उन्होंने 33% जीडीपी किया था। और इसीलिए सम्राट अशोक के समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने राज्य में के साथ साथ अन्य देशों में भी इस सद्धर्म का प्रचार और प्रसार करने हेतु अनेक बौद्ध आचार्य को भेजा था, जो जिनके नाम हमें उनके अभिलेख के द्वारा समझ में आते हैं। इन अभिलेखों के ऊपर भी सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को बुद्ध विचार समझने के लिए बहुत सारे बुद्ध की नीति पर शिकवन जो है, शिक्षा जो है, उसके ऊपर उत्कीर्ण की गई थी। बाहर के देश में, जैसे कि श्रीलंका देश में, बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपने पुत्र महिंद्र महिंद और उनकी पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था, जहां पर उन्होंने बुद्ध विचार की नींव रखी थी, और उस समूचे आइलैंड को बौद्ध धर्म स्थापित कर दिया था वहां पर। सम्राट अशोक के इस पूरे 28 साल जो उन्होंने राज्य किया था, राज्याभिषेक से लेके और टोटल मिलाकर 37 साल में, इन्होंने तो अपनी तलवार म्यान रखी थी और घोषणा की थी कि वो कभी किसी से युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इनके आसपास के राज्यों की किसी की भी ताकत नहीं, इतनी नहीं बड़ी थी कि वो मगध साम्राज्य के ऊपर हल्ला बोल दे, क्योंकि सम्राट अशोक के व्यक्तिमत्व इतना प्रभावशाली था कि उनके निर्वाण के बाद भी 50 साल तक किसी ने मगध साम्राज्य के ऊपर हल्ला नहीं बोल दिया था। यह थी उनकी व्यक्तिमत्व की, जिसको हम कह सकते थे कि उनकी एक डायनामिक पर्सनालिटी, और जिस तरह से उन्होंने जो काम करके रखा था, सारे विभिन्न अपने आसपास के जो राज्य थे उनके साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और उनको काफी मदद भी करते थे। दूसरी बात,
बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि सम्राट अशोक ने जब अपनी तलवार म्यान कर दी थी, जब युद्ध न करने की घोषणा की थी, इसलिए भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था, जो गलत है। सम्राट अशोक ने भले युद्ध न करने की घोषणा की थी, मगर उन्होंने किसी भी अंदाज से अपने राज्य की सुरक्षा को नष्ट नहीं किया था। सम्राट अशोक के जितनी सेना थी, जिस जो वो मेगास्थनीज ने बाद में लिखी थी कि मगध साम्राज्य की सेना का उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें वो कहते हैं कि मगध सम्राट अशोक के पास 6 लाख की सेना कभी भी मौजूद रहती थी। उनके पास 60,000 हत्थियों की फौज थी और करीबन उस वक्त इतनी सारी उनकी सुरक्षा प्रणाली कड़ी थी कि या कोई भी उनके राज्य के अंदर घुस भी नहीं सकता था। कोई घुसपैठी भी नहीं आ सकती थी, इतनी कड़ी सुरक्षा प्रणाली थी। और इसीलिए हम देखते हैं इतिहास में कि मगध साम्राज्य के किसी के ऊपर किसी ने कभी हल्ला नहीं बोल दिया था। तो ये थी सम्राट अशोक की डायनामिक पर्सनालिटी। सम्राट अशोक की जो राज्य प्रशासन था, उसे लोगों को प्यार के कारण अन्य देशों के राज्यों को भी प्रेरणा मिली थी। और बहुत सारे राजाओं ने सम्राट अशोक की, उनकी नीति की, उनके प्रशासकीय गुणों की, बहुत सारे राजाओं ने अपने आपने में उनका वो सारी चीजें जो है इनिशिएट और इनकलकेट की थी। है? और सम्राट अशोक की जो खूबियां हैं, जिसके कारण उनको जाना जाता है कि भारत की सबसे पहली लिखावट उन्होंने लिखी, सबसे पहली गुफा उन्होंने बनाई। साथ में उन्होंने पत्थर के ऊपर जो शिल्पकारी थी, जो नकाशेदार चीजें थी, उसके लिए सम्राट अशोक को जाना जाता था। भारत में सम्राट अशोक के पहले किसी ने भी पत्थर के ऊपर नकाशीदार या शिल्प काम किसी ने भी नहीं किया था। और साथ में एक राजा के नाते उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत सारे कल्याणकारक निर्णय लिए थे। इसीलिए संविधान बनाते समय सम्राट अशोक के ऊपर आदर रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भी सम्राट अशोक की राज्य मुद्रा, जो कि 4 सिंह है, वो रखी थी। साथ में सम्राट अशोक ने जो धम्म चक्र हर जगह पे फैलाया था और जिसका उत्कीर्ण उन्होंने बहुत सारे गुफाओं में और साथ में अपने शिल्पों में किया किया था, उसी धम्म चक्र को भी भारत के तिरंगे में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इन साथ में सम्राट अशोक के अभिलेखों में बहुत सारे तत्व हैं, जिसका आप संविधान में बाबा साहब ने उसको अंतर्भूत कर किया था, बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स के दरम्यान। बौद्ध धर्म के प्रति सम्राट अशोक का समर्पण देखते हुए उनको सही मायने में धम्मदायात कहा जाता है। धम्मदायात का मतलब है जिसने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने तन मन धन से कोशिश की हो। सम्राट अशोक का पूरा कार्य देखने के बाद एक सम्राट के नाते केवल उन्होंने विलासी जीवन नहीं जीता है, उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए लोगों के मन में बुद्ध विचार के प्रति एक श्रद्धा पैदा की। साथ में भगवान बुद्ध की जो नीति पर शिकवन थी, वो भी लोगों के दिल में बसा दी थी। और ये करते हुए अपने पूरे राज्य के ऊपर प्रशासन बहुत ही कड़ी रखी थी और साथ में अपने प्रजा के हेतु और दुनिया के हेतु उन्हें इतने बढ़िया काम करके रखे थे, इसीलिए उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ कहा जाता है धम्मदायाद सम्राट अशोक। मित्रों, आज सम्राट अशोक की 2325वीं सालगिरह के लिए उनको बहुत सारा नमन। और आपके सामने जो विचार प्रस्तुत करने का जो मुझे एमएनटी ने जो मौका दिया है, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम मित्रों, धन्यवाद।